डूशिक लोगों को मारा करता था? कैसे बेजुबान क्यंग मी ने बचाई सबकी जान? क्या सेओ युंग बच पाएगी? हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपको 2021 की एक क्राइम थ्रिलर फिल्म का रिकैप दूंगी जिसका नाम मिडनाइट है। देर रात होती है जब एक औरत एक्स्ट्रा आवर्स शिफ्ट करने के बाद आखिरकार अपने वर्क प्लेस से निकलती है। लोगों का एक समूह उस टैक्सी को लेता है जिसे उसने पहले देखा था, इसलिए अब वो घर चलकर जा रही है। जैसे ही वो अंधेरी सड़क पर जाती है, उसके पास एक वैन आती है और उसका ड्राइवर डूशिक उसे घर ले जाने की पेशकश करता है। महिला मना करती है, किसी अजनबी के साथ कार में नहीं बैठना चाहती, लेकिन थोड़ा और चलने के बाद उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। वो मुड़ती है तो वैन का दरवाजा खुला होता है और किसी के रोने और उससे मदद मांगने की आवाज आती है। जब वो करीब आती है और झांकती है तो उसे कपड़ों का एक गुच्छा और एक मृत व्यक्ति का शरीर मिलता है, क्योंकि शोर करने वाला डूशिक था, जो अब उसे पकड़ लेता है और उसे मारने से पहले उसे अंदर खींच लेता है। क्षण भर बाद 911 पर कॉल करने और साफ कपड़े में बदलने के बाद डूशिक इनक्रेडिबली डिस्ट्रेस्ड होने का नाटक करते हुए 2 पुलिस अधिकारियों से मिलता है। वो उस जगह की ओर इशारा करता है जहां उसने शवों को छोड़ा था और दिखावा करता है कि उसने उन्हें दुर्घटना से उन्हें वहां पाया, यह कहते हुए कि उसने वर्कर्स के एक समूह को महिला को चाकू मारते देखा। कुछ दिनों बाद किम क्यंग मी कस्टमर सर्विस में अपने सामान्य डेस्क पर काम कर रही हैं। वो एक डेफ वुमेन है, इसलिए वो वीडियो कॉल के माध्यम से साइन लैंग्वेज का उपयोग करके अन्य डेफ एंड म्यूट कस्टमर्स से कॉल लेने की इंचार्ज है। हालांकि रेगुलर कस्टमर सर्विस की तरह रूट कस्टमर हैं जो उसे नाम से पुकारते हैं और उसे उंगली दिखाते हैं। काम के बाद वो एक कंपनी डिनर में जाती है, भले ही वो बातचीत का हिस्सा न हो। टेबल पर मौजूद सभी पुरुष उसके बहरेपन का फायदा उठाते हुए उसके बारे में अशिष्ट और अनुचित तरीके से बात करते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि वो लिप्स रेड कर सकती है, इसलिए बदले में वो कुछ अपमान भरे साइन करती है जो उन्हें लगता है कि तारीफ है। बाद में वो अपनी बहरी माँ को अपने काम से एक दर्जी की दुकान पर लेने जाती है। अपनी कार पर लगे साउंड सेंसर की बदौलत अपनी माँ को एक बाइक की चपेट में आने से भी बचाती है। उसकी माँ बहुत खुश है क्योंकि उसे इस महीने अच्छी तनख्वाह मिली है और अब वो दोनों बीच पर छुट्टी बिताने जा सकते हैं। शहर के एक अन्य हिस्से में चॉय सेओ युंग बाहर जाने के लिए तैयार हो रही है, लेकिन उसका भाई सुरक्षा गार्ड योंग तक अपने माता पिता की मृत्यु के बाद से बहुत अधिक प्रोटेक्टिव रहा है, इसलिए वो उससे बहस करता है कि उसने कौन से कपड़े पहने हैं और उसे किस समय घर आने की अनुमति है। वो अच्छा होने का वादा करती है, लेकिन बाद में जब वो अपनी डेट पर होती है तो वो अपने भाई के संदेशों को अनदेखा कर देती है और वादे के मुताबिक घर नहीं जाती है। चूंकि वो अपना फोन भी नहीं उठाती है, योंग तक बाहर जाकर उसकी तलाश करने का फैसला करता है। देर रात हो चुकी है जब डूशिक दूसरे शिकार की तलाश में निकल पड़ता है। वो देखता है कि क्यंग मी अपनी माँ को एक अलार्म पोस्ट के पास छोड़ देती है, जबकि वो पार्क करने के लिए एक जगह की तलाश करती है और डूशिक उसके पीछे जाने का विकल्प चुनता है। लेकिन उस समय सेओ युंग उसी सड़क पर चलते हुए दिखाई देती है, इसलिए डूशिक ने फैसला किया कि वो उसका पीछा करेगा इसके बजाय। वो दौड़ता है और जल्दी से उस पर कूद जाता है। किसी का ध्यान नहीं जाता क्योंकि क्यूंग मी की माँ दूसरी तरफ चल रही है और कुछ भी नहीं सुन सकती है। उसके बाद डूशिक क्यूंग मी की माँ की जांच करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसकी योजनाएं बाधित होती रहती हैं। सबसे पहले योंग तक माँ से पूछने के लिए रुकता है कि क्या उसने उसकी बहन को देखा है, और फिर क्यंग मी पार्किंग स्थल से लौटती है। अपनी माँ से मिलने के रास्ते में उसे एक अंधेरी गली से अचानक एक सफेद जूता निकलता हुआ दिखाई देता है और कोई मदद के लिए पुकार भी रहा है, भले ही वो सुन न सके। दूसरा जूता बाहर आने के बाद क्यूंग मी ने गली में प्रवेश करने का फैसला किया और रोते हुए सेओ युंग को देखती है, जिसका खून बह रहा है और जो मदद मांग रही है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, डूशिक एक कुल्हाड़ी के साथ प्रकट होता है और उसे मारने के लिए क्यंग मी पर कूदता है, लेकिन सेओ युंग उसे धक्का देती है, जिससे क्यंग मी को दौड़ने का मौका मिलता है। क्यंग मी सड़क पर लौट आती है और जब वो अपनी माँ को देखती है तो वो उसकी रक्षा के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ने का विकल्प चुनती है। वो वापस पार्किंग में जाती है और कारों के बीच छिप जाती है क्योंकि वो पीछे के दरवाजे की ओर जाती है, जिसमें बहुत हार्ड हैंडल होता है। जैसे ही वो इसे एज फार एज पॉसिबल सावधानी से खोलना शुरू करती है, डूशिक शोर सुनता है और उसके पीछे जाता है, लेकिन शुक्र है कि क्यंग मी समय पर दरवाजा खोलती है। दरवाजे को दूसरी तरफ जंजीर से बांधा गया है ताकि वो इसे पूरी तरह से न खोल सके, लेकिन उसकी जैसी पतली लड़की के लिए यह जगह काफी है ताकि वो गुजर सके और डूशिक जैसे बड़े आदमी को पीछे छोड़ सके। क्यूंग मी अपनी कार में जाती है और अपनी माँ को बुलाती है कि वो उसे अलार्म द्वारा उसके लिए प्रतीक्षा करने के लिए कहती है, लेकिन जैसे ही वो फोन रखती है, डूशिक अपने हाथ में चाकू लिए पिछली सीट पर दिखाई देता है। वो कार ड्राइव करती है, लेकिन उसे इमारत से बाहर निकालने के बजाय वो दीवार की ओर ड्राइव करती है। दुर्घटना से ठीक पहले रुक जाती है और बचने के अवसर का उपयोग करती है। एक और रन चेस शुरू होती है और डूशिक के उसे पकड़ने से पहले क्यंग मी अपनी माँ के पास जाने का प्रबंधन करता है, लेकिन क्योंकि क्यंग मी अलार्म बटन दबाती है, डूशिक अब उनके करीब नहीं आ सकता है। इसलिए जब महिलाएं पुलिस की प्रतीक्षा करती हैं तो वो अपनी वैन में लौट आता है। इसमें सेओ युंग के शरीर को छुपाने के बाद वो एक जनरल प्रैक्टिशनर की तरह दिखने के लिए कपड़े और हेयर स्टाइल बदलता है, फिर बेफिक्र होकर महिलाओं के पास जाता है। क्यंग मी उसे नहीं पहचानता क्योंकि हत्यारे ने एक मुखौटा और एक टोपी पहन रखी थी। इसलिए जब यह आदमी कहता है कि वो अपनी बहन की तलाश कर रहा है तो क्यंग मी उस पर विश्वास करती है। पुलिस के आने पर वो उसे अंधेरी गली में ले जाती है, लेकिन अधिकारी गली को खाली पाता है।
क्यंग मी सुरक्षा कैमरों को देखने का अनुरोध करती है, लेकिन पार्किंग स्थल पर गार्ड उन्हें दिखाता है कि उन्हें धूम्रपान करने वाले बच्चों द्वारा बंद कर दिया गया है। उन तीनों को थाने ले जाया जाता है ताकि वे उचित रिपोर्ट कर सकें। लिफ्ट में डू-शिक महिलाओं की ओर देखने से पहले अपने बैग में हथियारों को देखता रहता है और यह क्यंग मी की मां द्वारा देखा जाता है, जो सोचती है कि वो अब बहुत दुखी नहीं दिखता है। अपना कवर बनाए रखने के लिए वो अपने बैग से एक काला फोन निकालता है और उन्हें बताता है कि वो अपनी बहन से एक मैसेज प्राप्त करने के बाद राहत महसूस कर रहा है, जिसका अर्थ है कि वो शरीर उसका नहीं था। क्षण भर बाद क्यंग मी ने अपना बयान देना समाप्त कर दिया, लेकिन अधिकारी हत्यारे के शव या फिजिकल डिस्क्रिप्शंस के बिना बहुत कुछ नहीं कर सकता। डू-शिक इसमें मदद करना चाहता है, लेकिन पुलिस वाला उसे दूसरे लोगों के बयानों में बाधा डालने के लिए डांटता है और पास के सोफे पर सो रहा होबो भी इसके लिए उसका अपमान करने का मौका लेता है। इसे एक अवसर के रूप में देखते हुए डू-शिक वाटर कूलर के पास जाता है और एक कप उठाते समय वो कम स्वर में होबो का अपमान करता है ताकि अधिकारी उन्हें सुन न सके। यह उस आदमी को गुस्सा दिलाता है जो उसे मारने के लिए तुरंत डू-शिक पर कूद जाता है और संघर्ष के दौरान डू-शिक एक सफेद फोन फर्श पर गिरा देता है, जिसे मां उठाती है। पुलिस वाला होबो को खींचकर दूसरे कमरे में ले जाता है, इसलिए डू-शिक अपना फोन वापस ले लेता है और क्यंग मी के बयान को उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन की जांच करने के बहाने के रूप में देखने जाता है। जब वो पढ़ता है तो मां क्यंग मी को संकेत देती है कि उस आदमी के पास 2 अलग अलग सेल फोन होना सस्पिशियस है, और जब वो उन्हें एक दूसरे से बात करते हुए देखता है तो वो जानना चाहता है कि यह किस बारे में है। क्यंग मी केवल उसके लिए कुछ नहीं लिखती है, इसलिए डू-शिक उसकी मां के पास जाता है और अपने बैग में पड़े हथियार को टटोलते हुए सोचता है कि आगे क्या करना है। उसी समय एक पुलिस वाला योंग तक के साथ आता है, जो अपनी बहन के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश कर रहा है। अधिकारी उसे अन्य 3 को चित्र दिखाने के लिए कहता है क्योंकि डिस्क्रिप्शन क्यंग मी के कथन से मेल खाता है। डू-शिक ने दिखावा किया कि उसने उसे नहीं देखा है पहले, लेकिन क्यंग मी तुरंत उसे पहचान लेती है और उसको अपना स्टेटमेंट देती है पढ़ने के लिए। जब वो उसे और अधिक डिस्क्रिप्शन देने की कोशिश करती है तो पुलिस वाले उस होबो की देखभाल करने के लिए कमरे से बाहर निकल जाते हैं, जिसने उस जगह में फिर से प्रवेश करने की कोशिश की थी। इसलिए डू-शिक उस मौके का फायदा उठाते हुए क्यंग मी की मां से कहता है कि वो हिले नहीं, वरना वो क्यंग मी को मार डालेगा। फिर वो उसे दिखाता है कि उसके बैग के अंदर क्या है, क्योंकि वो चाकू लेता और चलता है उसकी बेटी की ओर। लेकिन माँ जोर से शोर करने में सफल हो जाती है, जो योंग तक को सचेत कर देता है। योंग तक समय पर घूमता है और चाकू पकड़ लेता है, इसलिए जब महिलाएं बाहर जाती हैं और पुलिस को बुलाती हैं तो दोनों पुरुष लड़ने लगते हैं। डू-शिक स्वीकार करता है कि उसने सेओ युंग को चोट पहुंचाई है, जो योंग तक को क्रोधित करता है। वो डू-शिक को बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है और यहाँ तक चाकू पकड़कर अपनी गर्दन पर रख लेता है। अपनी बहन की लोकेशन जानने की मांग की, लेकिन पुलिस उन्हें रोक देती है। डू-शिक शिकार होने का दिखावा करता है और समझौता करने की स्थिति के कारण अधिकारी उस पर विश्वास करते हैं, इसलिए वे इसके बजाय योंग तक को गिरफ्तार कर लेते हैं। डू-शिक को मुफ्त चलने की सुविधा मिलती है और महिलाएं योंग तक के साथ रहती हैं, जबकि पुलिस सुरक्षा कैमरों की जांच करती है और देखती है कि वे सच कह रही हैं। जबकि योंग तक अपनी बहन की तलाश के लिए सड़कों पर वापस जाता है, पुलिस महिलाओं को उनके अपार्टमेंट में ले जाती है, जिसमें रोशनी का एक गुच्छा होता है जो मूवमेंट का पता लगाने पर झपकाता है। जबकि माँ और बेटी चाय पी रहे हैं, रोशनी उन्हें दरवाजे पर किसी के बारे में चेतावनी देती है, जो उन्हें चिंतित करती है क्योंकि वास्तव में देर रात हो चुकी है। लेकिन यह पता चलता है कि यह सिर्फ माँ की फेलो एम्प्लॉय है जो कुछ बैग लेने आई है। दोनों बुजुर्ग महिलाएं अपार्टमेंट में अकेले क्यंग मी को छोड़कर एक साथ निकल जाती हैं, इस बात से अनजान है कि डू-शिक कब आ गए हैं और दरवाजे के बाहर सेंसर को भी उसने तोड़ दिया है ताकि लाइट उसकी लोकेशन न बताए। हालांकि अंदर उसके कदमों का पता चल जाता है, इसलिए जब क्यंग मी जांच करने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलती है तो डू-शिक अलार्म घड़ी की घंटी बजाता है, जिससे उसे लगता है कि यह लाइट को ट्रिगर करने वाला है। बाद में एक बार जब वो अपने कमरे में वापस आती है तो वो घर के अन्य सभी सेंसर को बंद कर देता है, जबकि वो योंग तक को संदेश देती है जिसने उसे अपना कार्ड दिया था अगर उसे कुछ भी हेल्प चाहिए। डू-शिक अपनी कुल्हाड़ी पकड़ लेता है और हड़ताल करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उस समय क्यंग मी ने नोटिस किया कि ड्रेसर पर एक खिलौना एक्टिव है, फिर भी लाइट उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करती है, इसलिए वो डू-शिक के हमले से पहले ही समय पर घूमती है। वो दूसरे कमरे में दौड़ती है और योंग तक को एक मैसेज भेजकर उसे यह बताने से पहले कि कातिल उसके घर में है, दरवाजे के सामने एक ड्रेसर रखती है। फिर वो अपनी माँ को मैसेज करती है वापस नहीं आने के लिए, लेकिन जैसे ही दरवाजा हिलना बंद हो जाता है उसे एक संदेश मिलता है कि वो पहले से ही वहाँ है और दरवाजा खुला है। यह सोचकर कि उसकी माँ खतरे में है, क्यंग मी ड्रेसर को वापस क्यंग मी, लेकिन जैसे जैसे उसकी माँ से मदद मांगने वाले और मैसेज आते हैं उसे पता चलता है कि उन मैसेज के शब्दों में कोई गलतियाँ नहीं है, जबकि उसकी माँ आमतौर पर इतनी अच्छी तरह से टाइप नहीं करती है। जब उसे पता चलता है कि यह डू-शिक के पास उसकी माँ का फोन है और वो दरवाजे के अंतराल पर उसके दिखाई देने के समय पर ड्रेसर को हिलाना बंद कर देती है। वो उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन क्यंग मी उसे वापस खींच लेती है और उसके चेहरे पर दरवाजा बंद कर देती है। यह उसे लंबे समय तक नहीं रोकता है, लेकिन डू-शिक अपनी कुल्हाड़ी से दरवाजे को नष्ट करना शुरू कर देता है। अंदर रास्ता बनाने के लिए दूसरा रास्ता नहीं होने पर क्यंग मी खिड़की से कूद जाती है, लेकिन डू-शिक उसे बालों से पकड़ लेता है जैसे वो गिरती है।
वो पकड़ के खिलाफ संघर्ष करती है और उसे जाने देने का प्रबंधन करती है, जिससे वो कचरे के ढेर पर सुरक्षित रूप से गिर जाती है। क्यंग मिड फिर से दौड़ना शुरू कर देती है और डूशिक उसके पीछे चला जाता है। जल्द ही योंग तक उन्हें ढूंढ लेता है और पीछा करने में भी शामिल हो जाता है। दर्जनों ब्लॉकों के माध्यम से चलने के बाद एक बंद क्षेत्र में डूशिक क्यंग मी को कॉर्नर कर लेता है, लेकिन तभी वहां जोंग ताक आ जाता है। डूशिक अब अपनी ही गर्दन के खिलाफ अपना चाकू रखता है और खुद को मारने की धमकी देता है, जिसका मतलब है कि योंग तक को कभी पता नहीं चलेगा कि उसकी बहन कहाँ है। योंग तक को उसकी ही जगह पर फ्रीज करने के बाद डूशिक अपने फोन पर सेओ युंग के स्थान के साथ एक मैसेज भेजता है और उसे दोनों लड़कियों के बीच चूज करने के लिए कहता है। योंग तक क्यंग मी से माफी मांगता है और उसे दिए गए पते पर सेओ युंग की तलाश में भाग जाता है, जो है क्यंग मी का घर। जाहिर है डूशिक झूठ बोल रहा है और जगह खाली है और योंग तक माँ के वापस आने पर उससे मिलता है। इस बीच क्यंग मी खुद को बचाने के लिए कूड़ेदान से एक कुर्सी का उपयोग करने की कोशिश करता है, लेकिन डूशिक वो उससे लेता है और उसे जमीन पर पिन करने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। जब वो योंग तक से बात करने के लिए फोन का उपयोग करता है और उसे वहां छोड़ने के लिए उसे एक बुरा व्यक्ति कहता है, क्यंग मी कुछ डर्ट पकड़ती है और उसे डूशिक के चेहरे पर फेंक देती है ताकि व्याकुलता का उपयोग करके उसे धक्का दिया जा सके और फिर से दौड़ना शुरू कर देती है। जब वो उस गली में पहुंचती है जहां उसकी वैन है, तो उसने देखा कि दरवाजा खुला है और उसमें से सेओ युंग निकल रही है, हाथ में चाकू लेकर मदद मांग रही है। जैसे ही माँ और योंग तक बंद क्षेत्र में पहुंचते हैं और उसे खाली पाते हैं, दोनों लड़कियां एक कूड़ेदान के ठीक पीछे एक गली में छिप जाती हैं। क्यंग मी चाहती है कि सेओ युंग 911 पर कॉल करे, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि वो पास में डूशिक को सुन सकती है, जिसने पाया कि वैन में कोई शरीर नहीं है। इसलिए क्यंग मी एक योजना बनाती है। वो अपने फोन पर सेओ युंग को एक मैसेज लिखती है, उसे अपने भाई को फोन करने के लिए कहती है क्योंकि वो पास में है, फिर उसे फोन देती है और बदले में चाकू लेती है। जबकि डूशिक को घुमाया जाता है, वो गली छोड़ देती है और छिप जाती है। केवल तभी बाहर आती है जब हत्यारा सेओ युंग को खोजने वाला होता है। वो अपने मुंह से एक अजीब शोर करती है और पास के धातु के शटर को हिलाती है, और एक बार जब उसे डूशिक का ध्यान आता है तो वो अपनी गर्दन के खिलाफ चाकू रखती है, खुद को मारने की धमकी देती है। डूशिक उसके पीछे चला जाता है और एक बार फिर पोल पर अलार्म दबाने के बाद क्यंग मी दौड़ना शुरू कर देती है, शहर के चारों ओर दौड़ना शुरू करती है, जबकि सेओ युंग अपने भाई को मदद मांगने के लिए कहती है। वो और माँ एम्बुलेंस के साथ उसे बचाने के लिए जाते हैं और सेओ युंग उन्हें बताती है कि क्यंग मी उसे बचाने के लिए किस दिशा में दौड़ी है। इस बार क्यंग मी शहर की ओर दौड़ती है, इस उम्मीद में कि आसपास और अधिक लोग होंगे, पकड़ा जाना कठिन हो जाएगा। वो व्यस्त सड़क को बहुत कठिनाइयों के साथ पार करती है क्योंकि उसे कारों की आवाज़ नहीं सुनाई देती है, लेकिन कुछ खतरनाक मोमेंट्स के बाद वो दूसरी तरफ पहुंच जाती है और एक व्यावसायिक क्षेत्र में चली जाती है। वो लोगों से मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन चूंकि वो बात नहीं कर सकती, इसलिए वे उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। डूशिक करीब आ रहा है, इसलिए उसके पास अपना बचाव करने के लिए चाकू निकालने के अलावा और कोई चारा नहीं है, जिससे हर कोई उसके चारों और पीछे हटकर घेरा बना लेता है। भीड़ में एक आदमी पुलिस को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन डूशिक उसे यह कहकर रोक देता है कि यह उसकी बहन है जिसके पास समस्याएं हैं और पुलिस उसे खुद को चोट पहुंचाने के लिए डराएगी। क्यंग मी इस पल का उपयोग भागने के लिए डिस्ट्रैक्शन के रूप में करती है। हालांकि एक पल बाद में पुलिस उसे ढूंढती है और बहन की कहानी पर विश्वास करते हुए उसे वापस डूशिक ले जाती है। वे चाकू भी उसे वापस दे देते हैं। एक बार जब वे चले गए तो क्यंग मी रोने लगती है और कुछ आवाज़ों के साथ वो उसे मारने के लिए भीख मांगती है, क्योंकि उसके पास अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। लोगों के सामने ऐसा नहीं करना चाहता। डूशिक उसे पास के एक एलाई में ले जाता है और वो उसे छुरा घोंपने के लिए तैयार हो जाता है। शुक्र है योंग तक आता है और उसे समय पर रोक देता है। दो लोग लड़ने लगते हैं और योंग तक डूशिक को गले से पकड़कर उसका गला घोंटने में सफल हो जाता है। एक बार जब वो बाहर निकल जाता है तो वो जाने देता है और क्यंग मी की जांच करने जाता है, जिससे उसे पता चलता है कि सेओ युंग अस्पताल में सुरक्षित है और उसकी माँ पास में है। वो अचानक डूशिक द्वारा बाधित होता है, जिसने केवल बेहोशी का नाटक किया था और अब योंग तक को खाली बोतलों और कचरे के अन्य टुकड़ों से मार रहा है। क्यंग मी ने चाकू उठाकर उसे रुकने के लिए कहा, इसलिए डूशिक ने गली छोड़ने और माँ के पीछे जाने का फैसला किया। वो उसे कमर्शियल एरिया के बीच में पाता है और उसके पास जाता है, उसे एक अंधेरी गली में उसका पीछा करने के लिए कहता है, लेकिन उस समय क्यंग मी उन्हें देखती है और हाथ में चाकू लेकर उसके पीछे आती है। डूशिक उसका मजाक उड़ाता है क्योंकि वो उसे छुरा घोंपने में विफल रही है और इसके बजाय केवल उसके हाथ को चोट पहुंचाने में कामयाब रही है। हालांकि यह योजना का हिस्सा है। उसने चाकू उसके हाथों में रखा है और खुद को छुरा घोंप लिया है, जिससे ऐसा लग रहा है कि ऐसा डूशिक ने किया है। भीड़ पीछे हट जाती है, इफेक्टिवली चली इस चाल पर विश्वास करती है और उसकी बात नहीं सुनती जब वो कहता है कि यह वो नहीं था। पुलिस तब आती है और चेतावनी के रूप में हवा में गोली चलाती है, लेकिन डूशिक हिलना बंद नहीं करता, इसलिए वो उस पर गोली चला देते हैं। ये अभी भी पर्याप्त नहीं है, खासकर क्योंकि क्यंग मी ने डूशिक को उंगली दिखाकर उकसाया। लेकिन जब डूशिक फिर से कोशिश करने वाला होता है तो सेओ युंग आती है और उसे जमीन पर गिरा देती है, जहां वो अंत में मर जाता है। कई दिनों बाद क्यंग मी और उसकी माँ उस छुट्टी के लिए समुद्र तट पर जाते हैं जिसका उन्होंने सपना देखा था। सेओ युंग और योंग तक भी उनके साथ जुड़ते हैं और उन्हें यह दिखाने के बाद कि वे कैसे साइन लैंग्वेज सीख रहे हैं, वे चारों एक साथ एक तस्वीर लेते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की हमारी रिकैप वीडियो?
हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें